बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स +2 क्लास में स्वागत। आज हम जो एक लेसन था उसके ऊपर मैंने 4 वीडियो लेक्चर्स पहले बना लिए हैं। आय, रोज़गार, उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण। आय, रोज़गार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण। इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बच रहे थे 4-5, उन क्वेश्चंस को मैं करवाने जा रहा हूँ। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेल्स लॉस ऑफ मार्केट, ये बच्चे हमारे एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं, सेज हुए हैं। उन्होंने उसका जो बाज़ार का नियम है, से का बाज़ार नियम, और ये से का बाज़ार नियम क्या है, ये आ सकता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपने इसको फील करके समझना है कि कैसे ये है। प्रोफेसर सेज हेल्ड दैट ओपिनियन, इसके हेल्ड द ओपिनियन दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो प्रोफेसर सेज था उसका मत था, उसका विचार था कि जो भी पूर्ति है, पूर्ति का मतलब समझते हो आप, जो सप्लाई है क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि पूर्ति क्या करती है, अपनी डिमांड को या अपनी मांग का सृजन करती है। पूर्ति क्या करती है, अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। समझ आ गई होगी कि पूर्ति क्या करती है, अपनी मांग का सृजन खुद करती है। देखिए इन वाटर सिस्टम, अब आपको पता है वाटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सी एक्सचेंज होता है। कमोडिटी का कमोडिटी के साथ एक्सचेंज किया जाता है, वस्तु और वस्तु का विनिमय किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने आपको पढ़ाई है। इन वाटर सिस्टम व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हम क्या करते हैं, जब वस्तु और वस्तु का विनिमय करते हैं, मतलब वस्तु विनिमय करने का मतलब एक वस्तु दे करके हम जब दूसरी वस्तु लेते हैं। मिस्टर मोहन वुड बी विलिंग टू सेल वन कमोडिटी ओनली व्हेन ही वाज रेडी टू बाय द अदर कमोडिटी। एक एग्जांपल दिया है कि मोहन क्या करेगा, एक कमोडिटी को बेचने के लिए तब तैयार होगा जब उसको किसी दूसरी कमोडिटी की जरूरत होगी। टू बाय अदर कमोडिटी इन एक्सचेंज, ठीक है, बदले में उसको क्या होगी, दूसरी कमोडिटी की जरूरत होगी। तो देखिए वो क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है। सप्लाई किसकी कर रहा है, एक कमोडिटी की, जब उसको किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्ति है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, स्वयं निर्माण करती है। आल्सो द वैल्यू ऑफ सेल वुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ परचेज। इसका मतलब जो बेचे जाने वाली वस्तु की कीमत किसके बराबर होगी, खरीदे जाने वाली वस्तु की कीमत के बराबर होगी। आपको फील आगे होगी कि जो हमारा प्रोफेसर सेज ये बोलता है कि पूर्ति क्या करती है, अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर वस्तु और वस्तु का विनिमय किया जाता है। जैसे एक मोहन क्या है, अपनी वस्तु को बेचने के लिए तभी तैयार होगा जब उसे बदले में किसी और वस्तु की मांग होगी, किसी और वस्तु की जरूरत होगी, ठीक है, तो ही उसकी किसी और वस्तु की जरूरत होगी। इसलिए बेचे जाने वाली वस्तु का मूल्य खरीदे जाने वाली वस्तु के मूल्य के बराबर होगा। ये आपको समझ आ गई होगी, फील आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी, मजदूरी कीमत लोचशीलता। अब आपको पता है जैसे जहाँ पे जैसे लेबर की सप्लाई ज़्यादा, जैसे इंडिया है, चाइना है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वेजिस रेट कम रहते हैं। मजदूरी की दर जो है वहाँ पे कम रहती है, मजदूरी इन कंट्रीज़ में कम रहती है। इसी को लेकर के इसी संदर्भ में आपने देखते जाना। इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन वेज रेट को, मजदूरी दर का बढ़ना और घटना किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन लेबर मार्केट। जो भी हमारा श्रम बाजार के अंदर श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग के ऊपर निर्भर करता है। इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन वेज रेट, मजदूरी दर का बढ़ना या घटना किन शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है, बाजार के अंदर कौन सा बाजार आएगा, श्रम बाजार के अंदर श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा कि सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लेबर। अब आपकी सप्लाई ही ज़्यादा है, जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, जब सप्लाई ही ज़्यादा होती है, जब पूर्ति जो है वो मांग से अधिक है, तो इसलिए क्या वेजिस रेट कम हो जाएंगे, ठीक है। वेजिस रेट कैसे हो जाएंगे, वेजिस रेट विल डिक्लाइन, वेजिस रेट विल रिड्यूस। जब वेजिस रेट कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सप्लाई है, सप्लाई अधिक कब होगी वेजिस की, जब वेजिस रेट ज़्यादा होते हैं। इस मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेजिस रेट दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर्स।
एक दूसरे के साथ धनात्मक संबंध पाया जाता है। और डिमांड ऑफ लेबर और वेजेस रेट, अब डिमांड आप कब ज़्यादा करेंगे, जब मजदूरी कम होगी। मजदूरी जब भी कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं मजदूरी कीमत लोचशीलता। ये आपने फील करके देखना है कि जब भी आपकी देखिए डिमांड ऑफ लेबर इज़ मोर देन सप्लाई ऑफ लेबर, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वेजेस रेट बढ़ते हैं, यानी कि मजदूरी की दर बढ़ती है। फील आ गई होगी, आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी, और इक्विलिब्रियम हमारे 3 टाइप के इक्विलिब्रियम मिलते हैं। जो संतुलन है वो संतुलन हमें कितने टाइप के संतुलन मिलते हैं, 3 टाइप के। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और लास्ट जो है आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन और अतिपूर्ण रोजगार संतुलन। ये तीनों प्रकार के संतुलन की अब हम व्याख्या करेंगे। तीनों टाइप के संतुलन को हम समझने की कोशिश करेंगे, आपने समझना है। अब देखिए, इसको फील करना, जब भी आप इस ग्राफ को फील करेंगे, इस डायग्राम को फील करेंगे, आपको समझ आएगी यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम, आउटपुट एंड इसके एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। आय, उत्पादन और रोजगार में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब क्या देखिए, जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती गई यहाँ पे, तो आपकी क्या बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपकी सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई मीन्स, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का सप्लाई का मतलब क्या होता है, आउटपुट, ये बढ़ रही है आपकी, आउटपुट बढ़ रही है। लेकिन जब सारे के सारे हमारे साधन हैं वो फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, जो उसकी पूर्ति है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो जाती है, तो ये कैसे हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ये होगी खड़ी होगी कांस्टेंट। और ये क्या है, एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ पे काट रहा है, जहाँ पर हमारे सभी साधनों को, वेयर ऑल दी रिसोर्सेज दे आर फुली एम्प्लॉयड, सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे फुली एम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो ये कौन सी स्थिति आ गई, पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार संतुलन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसको देखना है, इन सच अ सिचुएशन इक्वलिटी बिटवीन, अब ये इक्वलिटी कहाँ पे, ए एस एंड ए टी, ये इक्वल यहाँ पे हो रहे हैं, इक्वलिटी बिटवीन ए एस एंड ए डी कोइंसाइड्स विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। जब हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, उनका पूर्ण प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने लिखना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ए एस, कुल पूर्ति और कुल मांग बकर उस बिंदु पर एक दूसरे के बराबर होते हैं जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसमें देखिए चित्र के अंदर ओ एक्स अक्ष के ऊपर आय, उत्पादन और रोजगार को, और ओ वाई एक्स के ऊपर समग्र मांग को लिया गया है। जैसे जैसे वो रोजगार बढ़ रहा है, आपकी कुल पूर्ति बढ़ रही है, ई बिंदु पर आपकी क्या जाती है, सभी साधनों को रोजगार, पूर्ण रोजगार मिल जाता है, इसलिए हमारी पूर्ति कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, इसलिए पूर्ति शिथिल हो जाती है। और ये एग्रीगेट डिमांड, जैसे आपको पता है, ये एग्रीगेट समग्र मांग क्या करता है, वो वहीं पे काटता है जहाँ पे पूर्ण रोजगार प्राप्त है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन, समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, अपूर्ण में पहले ही आपने संतुलन बना देना है कि अंडर द अपूर्ण रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है ऑफ इक्वलिटी बिटवीन ए एस एंड ए डी बिफोर द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। ए एस और ए डी उसके पहले ही बराबर हो जाते हैं, जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कितना है आपका, ओ एल है, वट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ओ एल 1 है। इट मीन्स एल एंड एल 1 रिसोर्सेज दे विल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ये बेरोजगार रह जाएंगे। ठीक है, हिंदी वालों को फील करके मैं पढ़ाने की कोशिश बताऊंगा भी आपको कि जो अपूर्ण रोजगार संतुलन स्थिति में क्या होता है, अपूर्ण रोजगार पूरा नहीं हुआ, पूर्ण रोजगार स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, ए एस और ए डी इनके कुल पूर्ति और कुल मांग बकर पूर्ण रोजगार स्थिति से पहले ही एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, पूर्ण रोजगार स्थिति से ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसलिए कुछ साधन कैसे रह जाते हैं, कुछ साधन कैसे रह जाते हैं, बेकार रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। इस स्थिति में पूर्ण रोजगार संतुलन या पूर्ण रोजगार के अनुरूप उत्पादन कितना है, ओ एल है, लेकिन हमारा उत्पादन कैसा है,
अपूर्ण रोजगार संतुलन के अनुरूप उत्पादन कितना है, वो L1 है, इसलिए L1 जो हमारे साधन हैं वो कैसे रह जाते हैं, विरोजगार रह जाते हैं। पूर्ण रोजगार स्तर पर जो भी हमारा पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन कितना है, वो L है, उत्पादन का संतुलन स्तर कितना है, वो L1 है, इसलिए जो आपको पता होना चाहिए, ये देखिए OL लेस देन OL1, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने पूर्ण रोजगार पर उत्पादन करना था उससे कम, यानी कि हमारे कुछ साधन जो हमारे कैसे रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। इसको आपने फील करके समझना है। नेक्स्ट देखिए इसको बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अब आपको संतुलन तो मिल रहा है, आपका जो पूर्ण रोजगार की स्थिति तो प्राप्त हो रही है, लेकिन हमारा संतुलन उसके बाद बन रहा है, ठीक है। अब इसको आपने फील करके देखना है। अति पूर्ण रोजगार संतुलन, ओवरफुल, अति पूर्ण, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन, अब यहाँ पे AS एंड AD कैन अकर्स इवन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिल गई है, लेकिन ये AS और AD क्या हो रहे हैं, कैन आकर, यहाँ पे लिखा है ये रिलेशन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बिटवीन, इन और दोनों के बीच में संतुलन जो स्थापित हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर तभी हो रहे हैं बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा है, E है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम E है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, E1 आ रहा है। यहाँ पे देखना आपने, हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आउटपुट ले लीजिए, इनकम ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, एंड हियर वी हैव टेकन प्राइस लेवल दैट इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। AD आपको पता है ऐसे ही बनता है, जब भी हम प्राइस के साथ इसका ग्राफ बनाते हैं AD का ग्राफ ऐसे ही बनता है। और ये AS क्या है आपका, जैसे यहाँ पे पूर्ण रोजगार मिल गया, उसके बाद ये क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है, मतलब ये एक खड़ी रेखा बन रही है, इसके बाद आप रोज इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका AD यहाँ पे काटना चाहिए था, AD यहाँ पे काटना चाहिए था, लेकिन AD कहाँ पे काट रहा है, ऊपर जाकर के काट रहा है। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑब्वियसली आउटपुट कैन एक्सीड, अब देखिए हमारी जो आउटपुट जो है, ऑब्वियसली आउटपुट कैन नॉट एक्सीड, अब हमारी जो आउटपुट है OL से ज़्यादा, हमारा उत्पादन OL से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हैं, दे आर फुली एम्प्लॉयड। अब आप अपने उत्पादन को OL से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उत्पादन को OL से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बट हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी मांग है वो तो बढ़ रही है। मांग कहाँ है, ये आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पे काट रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो प्राइसेस है दे विल राइज फ्रॉम OP टू OP1, ठीक है। इसको आपने समझने की फिर एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने फील करके समझना है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है कि कुल मांग पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए आवश्यक मांग से अधिक होती है, ठीक है। जो पूर्ण रोजगार से संबंधित मांग इतने हैं, लेकिन उससे अधिक होती है। इक्विलिब्रियम बिटवीन AS एंड AD कैन अकर्स इवन बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद A और AS के बीच में समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर कब हो जाते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद जो है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम E1 क्या है, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज E1। ऑब्वियसली हमारी जो आउटपुट दैट कैन नॉट बी एक्सीड OL, हम आउटपुट को OL से नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इट कॉरिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारा उत्पादन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, फुली एम्प्लॉयड हो रहे हैं, सबके सब साधनों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वह AD, अब देखिए एग्रीगेट डिमांड दैट इज ग्रेटर देन AS का मतलब है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। जब डिमांड आपको पता पूर्ति से ज़्यादा बढ़ती है, प्राइसेस विल राइज फ्रॉम OP से OP1 तक प्राइस राइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने ग्राफ बनाना है आउटपुट वर्सी प्राइस लेवल का ही बनाना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी, फील आ गई होगी। अति पूर्ण रोजगार संतुलन जो है कौन सा है, अति पूर्ण रोजगार संतुलन, ठीक है। इस स्थिति में क्या होती है, जो कुल मांग है पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए आवश्यक मांग से अधिक होती है। कुल पूर्ति में वृद्धि तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्पादन के जो साधनों को पहले से ही पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है, कि हमारे जो सारे के सारे साधन जो हैं उनको पहले से ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। अतः कुल मांग
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रवाह अधिक हो जाता है। अब आपने इसको फिर भी फील करके देखना है, ठीक है। इसलिए आपको पता है कि सिर्फ कीमतें ही बढ़ती है, यहाँ पे AD क्या हो रही है, दैट इज ग्रेटर देन AS हो रही है, इसलिए आपकी कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है, कीमतें बढ़ जाएंगी, प्राइसेस विल राइज। इसको आपने जो भी मैंने ट्रांसलेशन की है हिंदी वाले उतनी ही करेंगे कि इक्विलिब्रियम बिटवीन AS एंड AD, ये दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित हो रहा है कुल पूर्ति और कुल मांग के बीच में, वो पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद प्राप्त हो रहा है। अब आपने लिखना है कि EV क्या है, पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु है, E1 क्या है, अति पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिखेंगे कि हम अपने उत्पादन को OL से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अब भी क्या हो रहा है कि बट बिकॉज ऑफ इट कॉरिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन फिर भी हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है, इसलिए प्राइसेस विल राइज, कीमतें आपकी OP से बढ़ करके OP1 हो जाएंगी। हिंदी वाली बुक के अंदर भी बड़ा डिफिकल्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान करके बताया है। आपने इसके नोट्स बनाने हैं, समझना है, और उसके बाद आपने अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। जब भी आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपने अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।